आज से नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से और आज हम बात करने वाले हैं भारत की अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक और इंग्लैंड से लेकर भारत में उसका पूरा शासन फैला हुआ था और जो कि जिसने भारत में पूरी तरह से 250 साल तक राज किया। और उसका शासन इतना खतरनाक और इतना शक्तिशाली था कि अगर वह कंपनी आज के समय पे भी रूल कर रही होती तो उसमें आज ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उसके शासन के आगे फेल होती और उसकी ताकत के आगे फेल होती। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव किस तरह से भारत ने पड़ी और किस तरह से उसने अपनी जड़ें भारत पे पूरी तरह से मजबूत करी और पूरे यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक अपनी ताकत फैला दी। और साथ ही उसके बाद किस तरह से इस ताकतवर कंपनी का अंत हुआ और किसके बाद इसे एक भारतीय ने खरीद कर उस पर आज भी शासन कर रहा है। इस पूरी हिस्ट्री को और पूरी मिस्ट्री को हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा, जो कि समुद्री मार्ग से जहां से होते हुए भारत का मार्ग खोजते हुए समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचता है। और वे वहां से वे भारत से कुछ खाने पीने का सामान और जरूरत की चीजें और सारे मसाले लेकर वे यूरोप वापस चला जाता है। लेकिन जब वो यूरोप पहुंचता है और वहाँ पे वो इन सब चीज़ों को बेचता है तो उसके बाद पूरे यूरोपियों में और पूरे यूरोप में इन भारत के मसालों की सुगंध और महक और स्वाद फैल जाती है। और जिसके बाद वहाँ के लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है और वह समझ जाते हैं कि भारत एक बहुत ही संपन्न देश है। और जिसके बाद वहाँ पे सभी यूरोपियन ये विचार विमर्श करने में लग जाते हैं कि अब हमें भारत जाकर वहाँ पे व्यापार करना चाहिए और उस नीति के साथ वे भारत आने के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं। साथ ही आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि कभी भी भारत में जितने भी हमने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें हमें सबने एक ही बात पढ़ी है कि भारत में लोगों ने बाहर से आकर आक्रमण किया, आक्रमणकारियों ने, और भारत के धार्मिक स्थलों को, सब चीज़ों को तोड़ा, नष्ट किया और यहाँ पर चीज़ों को लूट लूट कर लेके गए। उसका यही कारण था कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश और एक ऐसी भूमि थी जिसमें पूरी तरह से अनुकूलित जलवायु पाई जाती थी और हर एक चीज़ और प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे। और पूरी तरह से इसका मतलब है कि भारत एक संपन्न देश था, क्योंकि उस समय भारत में राजा और प्रजा वाला शासन चला करता था और भारत में जातिवाद बहुत ज्यादा था और भारत में हर चीज से भारत एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था थी और जिसका फायदा उन्होंने बाहर से आके लोगों ने उठाया और उसमें लूटपाट मचाई। और जिसके बाद अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और इस पे अपना कब्जा जमाया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में जब यूरोप में पूरे मसालों की महक पहुंच जाती है भारत के, तो उसके बाद ये यूरोप के व्यापारी होते हैं भारत पहुंचकर व्यापार करने के लिए सोचते हैं और समुद्र के रास्ते से वे भारत आना शुरू कर देते हैं और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बसने लगते हैं और अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। और जिसके बाद यहाँ पर पूरे भारत में यूरोपियों का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर उपनिवेशवाद शुरू हो जाता है और जिसके बाद कुछ अंग्रेज मिलकर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और जिनका उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है और जिसके बाद 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी जेम्स लैंकास्टर के नेतृत्व में भारत पहली बार पहुंचती है। इससे मैंने पहले भी बताया है कि भारत में बाहर से आके लोगों ने शासन करा और बाहर से आके लोगों ने भारत पर हर बार हमला किया और अपना कब्जा जमा और इस पर शासन किया। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी तो उस समय भारत में मुगल शासनों का राज चला करता था और जिसमें वो मुगल बादशाह जहांगीर का राज था उस समय जब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और ईस्ट इंडिया में भारत आई थी। और जिसके बाद थॉमस रो ने मुगल बादशाह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकारिता दिलाने के लिए इजाजत मांगती और जिसकी अनुमति थॉमस रो ने भारत में मुगल बादशाह से ले लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य करने के लिए। और जिनका उद्देश्य वे केवल उस समय व्यापार करना ही बताते हैं और व्यापार के उद्देश्य में भारत में अपनी एंट्री करते हैं। जिसके बाद कंपनी के जहाजों ने 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में लंगर डाला और फिर आंध्र प्रदेश के मल्लुरीपट्टनम में कंपनी ने 1611 में पहली फैक्ट्री लगाई। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कई शाखाएं जो कि भारत में खोलने लगती है, भारत के अलग अलग शहरों कस्बों में अपनी ब्रांचेस और शाखाएं फैलाने लगती है, जिससे वे पूरी जड़ें अपने भारत में मजबूत करना शुरू कर देती है और जिससे वे कलकत्ता से लेकर सूरत तक पूरी अपनी ब्रांचेस फैला लेती है और साथ ही बंगाल के एक बहुत बड़े भाग में अपना अधिकार जमा लेती है और पूरी जगह पर उसकी ब्रांचेस बनने लगती है। साथ ही जो बंगाल उस समय हुआ करता था उसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पार्टीशन नहीं हुआ करते थे और सब एक ही था। और उस समय फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा भाग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ आ गया था और इसने बहुत बुरी तरीके से और पूरी तरीके से पूरे भारत में अपना शासन फैला लिया था। शुरू में जब ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश कर रही थी तो उस समय इनका उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना था, लेकिन जब ये अपनी शाखाएं पूरी तरीके से भारत में फैला लेती है और फिर यहाँ देखती है कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों के इतने सारे रिसोर्सेस मौजूद है, साथ ही यहाँ पर हर एक चीज़ इतनी संपन्न अर्थव्यवस्था देखती है और साथ ही ये देखती है कि भारत में जातिवाद इतना ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे से जातिवाद में ही फंसे हुए हैं और इन्हें इतना सोचने का समय ही नहीं है। साथ ही यहाँ पे राजा और प्रजा वाली प्रथा देखकर यहाँ पे जो लोगों का फ़ायदा उठाना शुरू कर देती है और अपना
विचार कर लेती है कि अब वे यहाँ पर व्यापार के साथ साथ यहाँ पर शासन करना भी शुरू करेगी और जिसके बाद वे अपने इन मंसूबों में कामयाब होती है। साथ ही भारत एग्रीकल्चर के मामले में सबसे आगे था और यहाँ का भारत का बहुत बड़ा भाग जो कि एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड था और एग्रीकल्चर के कार्य में यानी कि खेती बाड़ी और किसानी के कार्य ज़्यादातर हुआ करते थे और जिसका फ़ायदा जो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1764 में फ्रांसीसी और पुर्तगाली कंपनियों के साथ बक्सर के युद्ध में इन फ्रांसीसी और पुर्तगाली कंपनियों को हराती है और उसके बाद वे भारत की सबसे मजबूत कंपनी बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में ये अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेती है और इसके बाद पूरी भारत में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फैल जाता है और जिसके बाद ये कई तरह के नियम और रूल और रेगुलेशन लागू कर देती है और जो कि पूरे भारत पर शासन करने लगती है और एक बहुत ही मजबूत कंपनी के रूप में बन जाती है और उभर कर आती है। साथ ही ये उस सदी की और सबसे पहली ऐसी कंपनी थी कि जो कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा फौज रखती थी और इन्हें रखने की अनुमति मिल गई थी, जो कि राजघराने से इन्हें ऐसी अनुमति दी गई थी और जिसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाते। उसके बाद ये एक ऐसी कंपनी भी बन जाती है जो कि पूरे चीज़ों को यहाँ तक कि यूरोप से लेकर इंग्लैंड से और इंग्लैंड से लेकर भारत को सभी देशों को ये कंट्रोल और रूल करने लगती है। साथ ही ये हर एक चीज़ जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बनने लगती है और हर एक चीज़ में ये व्यापार करने लगती है, यहाँ तक कि भारत की सड़कें, भारत की रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि हर एक चीज़ जो कि चाय पत्ती भी अगर आप चाय पी रहे तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी, यहाँ तक कि आप अगर कपड़े भी पहनते तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे। हर एक चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने लगती है और पूरी तरह से वे भारत पर कब्जा कर लेती है। साथ ही यूरोप में तो इनका राज था ही, साथ ही इंग्लैंड में भी ये कंट्रोल कर रही थी और ये भारत को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेती है। साथ ही भारत में ये बहुत बड़े स्तर पर रोजगार का साधन भी बन चुकी थी और बहुत सारे भारतीयों को भी इसमें रोजगार मिलने लगा था, जिसके बाद कई तरह के कानून जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करने लगी, यहाँ तक कि ये अपना खुद का लॉ लेकर आ गई और सारे नियम कानून जो कि आज भी अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में ये कानून चल रहे हैं और जिन पर कई नियम और रूल्स लागू होते हैं भारतीयों के लिए, जो कि आज भी भारत सरकार इसे फॉलो करती है इतने समय बदलने के बाद भी, जिसमें अभी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन और उस समय वो नए नए रूल्स लाने लगी और जिसके बाद बेलगान वसूली और राजा महाराजा और जितने मुगल थे उन पर टैक्स वसूली का काम भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। साथ ही इन राजा और मुगलों को ये तोड़ने के लिए इनको आपस में लड़ा दिया करती थी, साथ ही अपनी फौज भी इन्हें लड़ने के लिए दिया करती थी, जिससे कि राजा महाराजाओं का शासन भी धीरे धीरे जमींदारों का सबका कमजोर होने लगा भारत में और उसके बाद इसमें पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल कर लिया और अपने कंट्रोल में ले लिया और जो कि सभी के सभी राजपाट भी यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होने लगे और सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए, जो कि ये सब चीज़ें ऐसी चलती रही और सबसे ज़्यादा ये खेती में जो किसान करते थे और जो कि कृषक आते थे और वही नीचे दर्जे के गरीब और लेबर मजदूर हुआ करते थे भारत के और गरीब जनता को उनका खून पसीना ज़्यादा चूसने लगी और उन पर लगान वसूलने लगी। साथ ही उन्हें हर तरह से प्रताड़ित यहाँ पर वह करने का काम भी शुरू करने लगी और जिसमें कई तरह के शोषण भी किए जाते थे और हर एक चीज़ जो कि भारतीयों को बिल्कुल नीचे दर्ज का समझे जाने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और पूरी तरह से जो कि भारतीय इनके गुलाम बन चुके थे और ये भारत पर राज करना शुरू कर दिया। इस तरह से भारत में जो अंग्रेजों का शासन था वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा और प्रताड़ना भी बढ़ने लगी और जो कि 1857 की क्रांति तक ये इस तरह से बहुत ही मजबूती से राज करती रही। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकतें मजबूत हुई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का हर क्षेत्र में जो कि पूरी तरह से भारत में अपना कंट्रोल जमा लिया और भारत के हर एक चीज़ में हर एक क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन चला करता था और वह हर तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत को रूल कर रही थी और उनकी प्रताड़ना भी भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वो भारतीयों को बहुत ज़्यादा शोषण और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सत्ता का प्रतीक बन चुकी थी 1857 की क्रांति के पहले और एक बहुत बड़ी मजबूत शक्ति के रूप में उभर के आई थी और जिसने पूरा शासन पूरे एशिया में इसका शासन राज फैल चुका था, जो कि इंग्लैंड से लेकर यूरोप और यूरोप से भारत तक पूरा शासन ये किया करती थी और जिसकी प्रताड़ना धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके बाद जो कि ब्रिटेन की महारानी जिसने उन्हें ये फौज रखने का ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिए थे और वे अपनी इन ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज को हटाने का आदेश देती और अपने हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की कमांड ले लेती और जिसके बाद ब्रिटेन के राजघराने में इसकी कमांड चले जाती है और उसके बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ही 1857 की क्रांति जो कि शुरू होती थी और जिसमें हर भारतीय के मन में आज़ाद होने की और आज़ादी की जो भावना जगा देती है। उसके बाद ये आग जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है पूरे भारत के और इसमें भारतीयों के साथ जो इतने शोषण हो रहे होते हैं इसके खिलाफ जो कि भारतीय आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं और जगह जगह पर इस चीज़ों के आंदोलन और विद्रोह शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये विद्रोह बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे ये कंपनी के जो कि भारत को लूटने के सारे तरीके
के जो कि रास्ते वो सीमित हो जाते। और जिसके बाद क्योंकि इनकी जो कि सत्ता थी और इनके जो अधिकार थे वे ब्रिटेन द्वारा सत्ता छीन ली जाती है राजघराने के द्वारा। और जिसके बाद ये कंपनी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और इसकी जड़ें भी इतनी वीक हो जाती है कि ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद और धीरे धीरे ये कंपनी का अंत होना शुरू हो जाता है। और जिसके बाद भारत में इतने ज़्यादा विद्रोह और इतने ज़्यादा आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे ये 15 अगस्त 1947 का दिन आ जाता है। और उस 15 अगस्त और 1947 के दिन आने से पहले जब अंग्रेज़ों को यहाँ पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, फिर वो हार जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वे एक नीति अपनाते हैं डिवाइड एंड रूल वाली। और जिसके बाद वे भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद होता है। और जिसके बाद यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अब बर्बाद हो चुकी थी, खत्म हो चुकी और यहाँ पे अंग्रेजों का शासन भी खत्म हो जाता है। जब तक भारत को लूटने का पूरा काम जो कि अंग्रेज कर चुके थे जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद भारत के उसी से पहले जो कि भारत को अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा लूटा और इतना ज़्यादा लूट के वो भारत से चीज़ें लेकर भारत पहुँचा चुके थे अपने देश। और उसके बाद जब वे भारत को छोड़ के जाने लगे तो भारत की जो मिट्टी थी वो भी अपनी मालगाड़ी में भर भर कर भारत से बाहर भेज के अपने साथ लेकर गए थे। साथ ही जब अंग्रेज यहाँ से गए तो भारत को इतना ज़्यादा कंगाल कर गए थे कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि भारत को सूखा और महामारी और भूखमरी जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा। और जिसके बाद जो देश कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और इतनी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था, अब उस देश की हालत जो कि आज़ादी के वक्त इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और इतनी ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा कुपोषणों की संख्या जो कि भारत में थी। यहाँ तक कि आपको एक बात और बता दें कि जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़े जा रहे थे और जो बाहर लड़ाइयाँ हुई थी, उन सभी का पैसा भी जो कि भारत से ही लूट लूट कर ले जाया जा रहा था। और साथ ही वो सारे खर्चे जो इन युद्धों में लगाए जा रहे थे वे सारा पैसा अंग्रेज भारत से भारत की मेहनत की कमाई और गरीबों की खून पसीने की कमाई लगान के रूप में वसूल कर करके और देश का सारा पैसा जो भारत का वो चूस कर वो उस देशों में भेज रहे थे और उन खर्चों को वहाँ पर उन लड़ाइयों में खर्च कर रहे थे, लगा रहे थे। और जितनी भी हम हॉलीवुड की मूवी देखते हैं और खुश होते हैं और उनको इतने अच्छा उन्हें पसंद करते हैं, वो सारा खर्चा जो कि इन मूवियों में जो ये कहानी बता रहे होते हैं लड़ाई, वो सारा पैसा जो कि भारतीय कमाई को लूट लूट कर इन देशों ने अपने देश को डेवलप करने में लगाया होता है। और वो सारा पैसा जो कि एक बार ध्यान कर लेना कि वो आपके भारत के मेहनत की कमाई थी जो ये अंग्रेज लूट कर ले गए और अपनी कंट्री को डेवलप करने में इन्होंने लगा दिया। और जिसके बाद अगर हम इन कंट्रियों को जब भी देखते हैं और ये इतनी सुंदर और डेवलप और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं इन देशों का और ये देश इतने ज़्यादा डेवलप दिखाई देते हैं और इनको हम आकर्षित हो जाते हैं यूरोपियन कंट्री को देखकर। तो ये जो इतने डेवलप बने ये सब भारत के पैसों से ही बने, क्योंकि भारत से इन्होंने पैसा चुरा चुरा कर और लूट लूट कर जो लेके गए वो आज उन्होंने अपने देश को मजबूत करने में और अपने देश को शक्तिशाली बनाने में लगा दिया। और जिसके बाद ये एक विकसित देश बन चुके। सोचिए कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत रही होगी जब अंग्रेजी शासन भारत पर आया और भारत को इन्होंने लूटना शुरू किया था और भारत पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे भारत को इन्होंने इतना ज़्यादा लूटा कि आज तक देश आज़ाद होने के बाद से ही भारत को अब तक 70-78 साल लगे एक डेवलप कंट्री बनने में। और धीरे धीरे आज भी भारत विकास कर रहा है और अब भारत ने ग्रोथ करना शुरू किया और स्पीड पकड़ी है। साथ ही इतना ज़्यादा लूटा और ये देश इतने ज़्यादा डेवलप हो गए भारत के पैसे से, जो आज भारत को ही पीछे और पिछड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन ये भारत के पैसों से ही आज इतने डेवलप दिखाई देते हैं। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद ये अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई कंपनी एक बंद कंपनी की तरह पड़ी रही। और जिसके बाद इस कंपनी का सारा कारोबार ठप हो चुका था और अंग्रेज यहाँ से जा चुके थे। उसके बाद समय का चक्का घूमा और जिसके बाद भारतीय मूल के ही बिजनेसमैन संजय मेहता ने इस कंपनी को खरीद लिया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की डील जो कि $15 मिलियन यानी कि 120 करोड़ इंडियन रुपीस में हुई थी। और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक समय में इतनी शक्तिशाली कंपनी हुआ करती थी जो कि भारत में इतना ज़्यादा शासन किया करती थी, जहाँ की भारत से रोड से लेकर कपड़े से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर जहाज तक प्लेन तक सब कुछ ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया करती थी। और लेकिन अब ये कंपनी को एक भारतीय मूल के व्यापारी संजय मेहता जी ने खरीद लिया। और जिसके बाद अब ये कंपनी जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है और जो कि अब ये चाय पत्ती, चॉकलेट और कॉफ़ी, यहाँ तक कि गिफ्ट और ना जाने कितने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करती है और बेचती है। और इस कंपनी को भारतीय द्वारा इसे अब चलाया जा रहा है। साथ ही आज का हमारा वीडियो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कंपनी थी जो कि पूरे भारत पर शासन किया करती थी, 250 साल तक इसने राज किया और कैसे इस कंपनी का अंत हुआ, साथ ही इस कंपनी को किस तरह से एक भारतीय मूल के बिजनेसमैन संजय मेहता जी ने खरीद लिया, इसके बारे में आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।